हेलो चैंपियंस, हेलो एवरीवन। आज हम हर बच्चे के साथ एक समस्या हम डिस्कस इस मैटर पे करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। हर बच्चा जब बिगिनिंग फेज में होता है और एक मीडियम फेज में, दोनों फेज में पहुंचता है तो उसके सबसे बड़ी समस्या ये आती है सिनॉप्स कैसे बनाएं, चीज़ों को कैसे तैयार करें। 50 पन्ने के नोट्स हैं हमारे पास या 100 पन्ने 300 पन्ने के नोट्स, उसको सिनॉप्स करके या कम समराइज करके 30 पन्ने में कैसे कन्वर्ट करें। आता है ये चैलेंज और सबके साथ आ रहा होगा। या आपके पास 7 मार्कर आ जाएगा, 7 मार्कर को बोलेंगे कि टिप्पणी करें, विशेषताएं लिखें। तो क्या हमें इंट्रो में बनाना चाहिए या सीधे सीधे विशेषताओं पे उतरना चाहिए? ये सब चीजें होगी आपके मन में, होगी। मुझे लगता है कि नए नए बच्चों और कुछ तो थोड़ा सा मेच्योर हो चुके होंगे, पुराने जो कैंडिडेट है जिसमें जगदीश भाई जैसे लोग हैं, कि जिन्हें समझने की जरूरत है कि अब हमारे पास समय कम है ना। जब एमपीपीएससी की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है और इस सिनॉप्स की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब जब आपके पास 6 पेपर कंटिन्यूसली होते हैं। जब 6 पेपर आपके पास कंटिन्यूसली होते हैं तो पहले दिन तो हम हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की तैयारी तो कर लेते हो। जब दूसरे दिन रात भर का समय मिलता है और दूसरे दिन दूसरा पेपर जाना होता है, तब आपके दिमाग में अचानक घंटी बजती है, हे भगवान, रात भर में 10 यूनिट कैसे पढ़ पाएंगे। है चैलेंज, होता है। अगर जिन्होंने मेंस दिया होगा उनको पता होगा कि रात भर उनको यही परेशानी रहती है कि हे भगवान, अब चीजें मैनेज कैसे होंगी, और वो 10 यूनिट तैयार नहीं हो पाती। एट द एंड वो व्यक्ति मेंटली हार मान चुका होता है। मतलब पेपर तो देने जाता है, एक भी नहीं पढ़ के जाता, उस ऊहा पोहे में, है ना। क्या पकड़े क्या छुए, यही चलता रहता है। और ये इस बड़ी समस्या का हम थोड़ा सा आज थोड़ा सा कुछ लेवल पे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक, जब भी अब सीधे एक ज्योग्राफी के ये नोट्स हैं, ठीक, ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक, किसी के भी नहीं है, मेरे ही है। तो आप याद रखिए कि जब आप पूरी चीजें आपकी प्रिपेयर हो चुकी हैं, वेल प्रिपेयर हो गई हैं, तो आपको अब अपने सिनॉप्स में सेंटेंस फॉर्म नहीं करना है। सेंटेंस इट मींस लंबी लंबी लाइनें लिख के भूमिका नहीं बनानी। आपके नोट्स केवल आपके हैं, आपको पड़ोसी के देने के लिए नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं कि हमको दुनिया में शो ऑफ करने के लिए नहीं होने चाहिए नोट्स। नोट्स ऐसे हो भैया मुझे समझ में आए और मैं कीवर्ड्स में लिखूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे आपके पास आएगा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की भौतिक अवस्थिति के बारे में बताइए। ठीक, ये भौतिक, और ये मुझे लग रहा है कि ये चीजें ऋषभ सर ने पढ़ा भी दी होगी, अभी मिलेगा आपको। एमपी का मैप तो देखा होगा आपने। एमपी का ऐसा आपको मैप बना लेना और भौतिक अवस्थिति 3 भागों में बांटेंगे और उसका ऐसे ट्रिक बना लेंगे। एमएसपी, एमएसपी का नाम सुना है ना, जो हम कृषि में यूज करते हैं, जो हर किसान के घर में एमएसपी आती है, 2000-3000 रुपए गेहूं के रूप में बन के आती है। ठीक, तो एम यानी मध्य प्रदेश, एस यानी सतपुड़ा, पी से पूर्वी। याद हो गया। अब हमें याद करने की, भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एमएसपी बोल देंगे बस। और एमएसपी में मध्य उच्च प्रदेश में मालवा आता है, मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड, रीवा और नर्मदा सोन। ये आपको याद हो जाएगा। दिक्कत कहां जाती है, इस सीक्वेंस में नहीं आती। कभी कभी पूर्वी पठार पहले याद आ जाता है। बिगिनर की बात कर रहा हूं, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, कई चीजें बार बार रिवाइज करता है तो चीजें हो जाती। बिगिनर लेवल पे ये नहीं हो पाता। अब हमको ये चीजें केवल कीवर्ड्स में लिखना है। क्लियर, इज दैट क्लियर? अब नितेश यहां ध्यान से रखना, बाहर से कहीं घूमते घामते आए हो, भी लग रहा है चाय पी के, कोई बात नहीं। देखो नितेश, जब भी आप, क्या है कि वो स्टूडेंट हो कि आने वाला टाइम आप मेंस बहुत अच्छा करने जा रहे हो, आप लोग, आप और सौरभ, है ना, बहुत तेजी से आप चीजें ग्रो कर रहे हो और उसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अब इस मैप को केवल बनाना नहीं है, इस मैप को आपको कितना यूटिलाइजेशन का, जैसे ये जितनी प्रमुख पहाड़ियां हैं यही मेंशन कर दो, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मिकाल श्रेणी। ये पढ़ा होगा, मिकाल श्रेणी तो पढ़ लिया होगा। ठीक, और इसके परसेंटेज लिख दो कि मालवा का परसेंटेज कितना है। मतलब मालवा 28% का मतलब ये है कि ये सेगमेंट, सबसे ज्यादा सेगमेंट जो है, सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, मालवा के पठार का। और यही परसेंटेज करके आप इसको लिख दो और ये कंप्लीट। अब आपसे सिनॉप्स में सिलेबस जब क्लासिफाइड तरीके से देखोगे तो ऐसी ही चीजें आपको मिलेगी। मालवा का पठार, अब ये पूछ लिया जाएगा कि अगर ये पूरा ओवरऑल नहीं पूछा गया, 7 मार्कर में पूछता है कि मालवा के पठार की भौतिक अवस्थिति के बारे में बताइए। ठीक, तो आपको जब भी आप सिनॉप्स आप बनाएंगे तो यही फॉर्मेट रखना है आपको। कैसा? सबसे पहले आप बताइए क्षेत्र कौन सा है, तो भैया बताइए 81,700 इतने इतने किलोमीटर, यानी कि 28% का ये कवर करता है। फिर उच्चावच, उच्चावच मतलब सबसे ऊंची कौन सी चोटी है। ठीक, तो देखिए भैया सिगार चोटी 881। फिर जाना पाओ, फिर निर्माण दक्खन ट्रैप लावा, ब्रैकेट में करके लावा बैसाल्ट चट्टान। इट मींस मैंने यहां कोई आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, मगर काम की चीज पूरी मिलेगी, मिल रही है। यही चीज करना वर्षा,
50 से लेके 75 सेंटीमीटर। ये सिनॉप्स का बता रहा हूं। पढ़ने का तरीका पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स आपको क्लासिफाइड तरीके से बता भी रहे होंगे। मेरा काम है यहां लिखना सीखना है। वन आया, सागौन, साल, तेंदुपत्ता, दैट्स इट, इतना ही लिखना है आपको। फसल, सोयाबीन, कपास, गेहूं, मूंगफली, फसल, ठीक। फिर उद्योग, कृत्रिम रेशा नागदा में होता है, पीथमपुर, इंदौर, उज्जैन, सांची, देवास। और नोट, नदी कौन कौन सी है, तो चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध। अब आपके पास जब भी ये प्रश्न आया कि मालवा का पठार की भौतिक अवस्थिति, तो ऐसे ही छोटी सी पूर्जी में आपको ये बना लेना है। ऑटोमेटिकली आप इसको 10 मार्कर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों, धीरे धीरे आप में वो स्किल डेवलप हो जाएगी। बट हमें ये चीज याद नहीं आती। क्या सही बोल रहा हूं नितेश, सौरभ, है ना? हमें यही याद नहीं आता कि हमें इसको कैसे बांटना है। जैसे 7 मार्कर में है तो हमको सबसे पहले शुरुआत करना पड़ेगा क्षेत्र से, फिर उच्चावच से, फिर निर्माण, वर्षा, वन, फसल, उद्योग, नदी। इस तरीके से आप करेंगे, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और लिखने का तरीका भी आ जाएगा। 7 मार्कर में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा। क्लियर है दोस्तों? हाँ, क्षेत्रफल कर सकते, वो तो मेरा शॉर्ट था। क्षेत्रफल, वो क्षेत्र नहीं होगा, क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वर्ग किलोमीटर है ना, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड प्रोसेस है ये। तो 28% कवर कर रहा है। फिर अगेन आपसे किसी ने मध्य भारत का पूछ लिया, मध्य भारत में भी सेम एज इट इज रखना है, फॉर्मेट सेम रहेगा आपका। ये देखो, क्षेत्रफल इतना इतना, निर्माण, जलवायु, वर्षा, नदी, खनिज, उद्योग, आपको ऐसा ही फॉर्मेट रखना है। 7 मार्कर आपका तैयार, एक चीज, और आपके शॉर्ट नोट्स तैयार। सौरभ, और तुम्हारा भी पैटर्न ऐसा ही है, क्लियर है? निर्माण कैसे, विंध्यनशैल के अपर्दन से एवं चंबल नदी के निक्षेपण से। उत्तर भारत है ये, तो ग्वालियर है, तो चंबल नदी का निक्षेपण ही होगा, ठीक। और ये इस तरीके से लिखना है। फिर मध्य भारत की जलवायु अगर किसी ने पूछ लिया, ये अगर आपको मिले नहीं मिले, मगर आपको पैटर्न देखना है कि इस पूरे नोट्स में आपको कभी सेंटेंस फॉर्म नहीं मिलेंगे। और हमें अपने सिनॉप्स बनाएंगे जब, तो हमको केवल कीवर्ड्स लिखना है कि पूरे जो आपने पूरा नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स में काम काम की चीज है, बस उसको लिख लो। और काम की चीज लिख लोगे तो ये जो 100 पन्ने, 150 पन्ने, 300 पन्ने के नोट्स हैं, ये समराइज होके 50 पन्ने में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही आपकी रात का रिवीजन हो सकता है। क्यों, रात भर में आप 10 यूनिट पढ़ोगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इतने मोटे नोट्स हो जाएंगे। ये एक सेगमेंट, पार्ट ए और पार्ट बी, और आपको चक्कर आना चालू हो जाएंगे। सही बात, इस बीच में नींद भी लेना जरूरी है। रात भर अगर सो के नहीं जाओगे तो सुबह आप पेपर देने की कंडीशन में नहीं रहोगे। आपका दिमाग भूलेगा कुछ, चलेगा कुछ, होगा कुछ। ये जो जिन्होंने मेंस दिया होगा उन्हें फील होता होगा, ठीक। फिर एक आप आता है कि मिट्टी, मिट्टी तो पड़ी हुई है, काय नितेश, पड़ी हुई मिट्टी, एमपी की मिट्टी। ऐसे ही 5 भागों में बांट दो, ऐसे 5 भागों, बस। अब देखो, काली मिट्टी के बारे में किसी ने पूछा तो तुरंत बता दो 47। क्या है 47? क्षेत्रफल। कि काली मिट्टी का जो फैलाव है, मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्रफल में, भूभाग में इसका कवरेज देखने को मिलता है। फिर निर्माण कैसा होगा, बेसाल्ट से। प्रचुरता किसमें, लोह चूनक ज्यादा मिलेगा। प्रकृति कैसी है, क्षारीय, ठीक। फिर इसमें भी 3 भागों में होगी, गहरी काली, हल्की काली और छिछली काली। पीएच कितना होता है, इतना होता है। क्षेत्रफल इतना है, विस्तार ये, और फसल ये होगी, दैट्स इट। और यही लिखने का तरीका आपको एक दिन मैच्योरिटी के ऊपर और टॉपर बना देगा। अच्छा, फिर क्या रहता है, तुम लोगों में ये क्वालिटी आ जाएगी कि तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर ले जाओगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर लोगे, बस ये याद नहीं रहता कि 47% है। फिर वहां यही रहता है 40 की लाइन में तो है, मगर एग्जैक्ट नहीं आता। 40 के लाइन में आएगा कि यार 41 है, 42 है, 43, और 43 लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि गलत आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और फिर गलत इंफॉर्मेशन का देने का मतलब कम नंबर, कि लगभग 40% से अधिक, ऐसा लिखना है अपन को। नहीं, फिर वो लगभग करके करो। 45% से अधिक, लगभग, लगभग शब्द फिर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक। ऐसा ही करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास एक रेंज बनी रहे लगभग शब्द लिखने के बाद, कि नहीं यार वो उसने अप्रोक्स इसी के आसपास उसको दिमाग में था, मगर एग्जैक्ट नहीं। मगर ये एक ऐसी चीज है, ये याद की जा सकती है, ठीक। और इन्हीं जितनी 5 मिट्टियां हैं, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए, एक पन्ने में आपको मटेरियल तैयार। अभी जब मिट्टी का सेगमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको मिट्टी 5-6 पन्ने में पढ़नी पड़ेगी, उसको आधे पन्ने में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। क्लियर है, समझ में आया? फिर कृषि प्रदेश है, अभी सिलेबस का भाग होगा। अभी कृषि प्रदेश, भौगोलिक, जलवायु। अच्छा,
भाषा शैली भी हमें ज्योग्राफी वाली यूज करना है। भौगोलिक जलवायु परिस्थितियों की विविधता से मध्य प्रदेश में फसल संरचना के आधार पर 5 होंगे प्रक्षेत्र। ठीक, चावल, तो चावल में भैया बारिश होती है, बारिश की कितने की जरूरत पड़ती है, एमएम कर लो या सेंटीमीटर कर लो, इट डिपेंड कि आपको कैसे यूज करना है उसको। मिट्टी, लाल पीली, जिले ये, और जलवायु क्षेत्र ये, दैट्स इट। और ऐसे करके आपका पूरा सेगमेंट एक पन्ने में तैयार। मैं इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, तो आप अपने पास भी रखिएगा इसको। ठीक, अब आपसे आपसे पूछा जाता है खनिज संसाधन। ये प्रिंट क्वेश्चन है, आपके पास 100% आने वाला है आपके पास। ये हम टेस्ट सीरीज में भी आपको देते हैं और मेंस में भी पूछा जाएगा। क्यों? मध्य प्रदेश खनिज बहुल क्षेत्र है ना, तो खनिज से क्वेश्चन आना है। आप देखो खनिज संसाधन लिखा हुआ है, टॉपिक है, नाम देखना खनिज का भंडार। अब मेरा मेरा लिखने डील करने का तरीका रहता है कि खनिज से संबंधित जितने फैक्ट हो सकते हैं उसको एक पन्ने में नोट डाउन कर लो। जैसे खनिज भंडार में मध्य प्रदेश का, सॉरी, भारत में तीसरा पोजीशन खनिज भंडार में। फिर कितने प्रकार के खनिज? 20 प्रकार का। ठीक, इतना समझ में आने लगा ना। फिर कौन कौन सा? HMT, हीरा, मैग्नीज, तांबा में प्रथम पोजीशन पे HMT है, उसकी जो घड़ी यूज करते थे वैसे ही ट्रिक बना लो। फिर खनिज नीति कब आई? और नवीन वाली 2010 की 13 की, ध्यान रखना उसको। फिर अब देखो ये जितनी चीजें दिख रही हैं इसमें पूरा, आप इकोनॉमिक सर्वे नाम सुना है आपने, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण से ये पूरा डेटा उतार लो कि भाई मैग्नीज का क्या पोजीशन है, तांबे का क्या है, ये सब जितनी चीजें हैं इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, अब देख रहे हो इसको, एक नजर देख लो। अब किसी ने पूछा कि भैया बॉक्साइट की पोजीशन हमें बता दीजिए। कहां विष्णु? ठंड लगने लगी? कोई बात नहीं। बॉक्साइट, बॉक्साइट में देखिए कहां है? जबलपुर। अयस किसका है? एल्युमिनियम का है। फिर स्रोत बिंदुयुगीन चट्टान का। फिर ये पूरी जितनी है, निर्यात कहां है? रेणुकूट में। भंडार कितना है? ये सब लिख दिया अपन ने। किसी ने पूछा कि कोयला के बारे में बता दीजिए भैया कि मध्य प्रदेश में कोयला का विस्तार। तो भैया कोयला उत्पादन की दृष्टि से 4th पोजीशन पे है। लोअर गुणवाना ये 2 भागों में बांटोगे, एक ये वाला सेगमेंट है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक, और एक कौन सा वाला? मध्य भारत का। वेरी गुड। मोह पानी, और उसकी ट्रिक बना लो, पैसे का मोह, पैसे का मोह, पेंच, ठीक, का से काहन, मोह मोह पानी, और शाहपुरा, पैसा से शाहपुरा। मोह यानी मोटी, सबसे मोटी मोह पानी, मोटी 4 तह मिलेगी आपको। और ये पूरा ऐसे लिख के, जो इतना सेगमेंट था 8-8 9 पन्ने में आप लिखते हो ये सब सेगमेंट, उसको मैंने आधे पन्ने में इसको ड्रॉ कर दिया। हाँ लिख लो, हाँ हाँ, अब हो गया, मिस हो गया होगा, आप समझ रहे हैं। फिर अगेन ये वाला सेगमेंट है, कौन सा? जो हमने बोला था मध्य भारत का पट कोयला क्षेत्र, उमरिया, कोरार। अब क्या था? ये ट्रिक ऐसी मैंने लोकल बनाई थी, ऊसू को जा, ठीक। अपने अपनी लोकल ट्रिक होती जो अपने लेवल पे आप बना सकते हैं। उमरिया सबसे छोटा, कोरार, अच्छा प्रीलिम्स के लिए भी तैयार होता जा रहा है आपका मटेरियल, ठीक है। जोहिला, और सबसे बड़ा सोहागपुर, ठीक। CBM मतलब कोल बेड मीथेन, यही मीथेन जो गैस निकलती है, सबसे बड़ा ये है सुपर थर्मल पावर प्लांट है 2330, ठीक। और ये देख लो, ठीक। राजस्व प्राप्ति, अच्छा ये मुझे नया डेटा मिल गया था, नोट डाउन किया, और इसके बाद आपका आंसर 4 चांद लग जाएंगे उसमें। पहले अटेम्प्ट में ही बुलावा आएगा, बुलावा मतलब इंटरव्यू कॉल, और यही तरीका है, हाँ बुलावा होता है, बुलावा, ठीक। चूना पत्थर का भी यही पोजीशन है। तामा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपसे जो पूछा जाएगा, ठीक। तो देख लो भैया, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे देश में पहली पोजीशन पे है। तो आपने ये पूरा सेगमेंट, जितनी काम की चीज है, सोचो इतने छोटे से, ये पूरा एक A4 साइज का पेपर होता है, इसको 2 भागों में बांटा और काम की चीज लिख के आगे बढ़ गए, ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी जब इसको देखेंगे, तो मैं जूम कर देता हूं, और ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसको लिखना है, उपयोग है, कहां कहां मिलेगा, सलीमाबाद मिलता होगा जबलपुर के बाद, उस एरिया के लोगों को तो मिलेगा आपको, है ना। फिर मलाजखंड, वर्ष से ये अयस्क की ये उत्खनन है, देश की सबसे बड़ी खुली चट्टान, ओ खुली खदान। बालाघाट वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, बालाघाट का कौन है? नहीं जानते, कोई बात नहीं। फिर अब आपके पास आएगा, मध्य प्रदेश में जल संसाधन है,
है। अब देखो पैटर्न देखना है इसको, दांत मत दिखाओ, अभी रोगे बाद में, अभी अभी नहीं पता, अभी जब एक एक दो दो में रुकते हैं ना, तब आदमी तकिए पे, तकिए के अंदर सर अंदर करके रोता है, क्योंकि वो दर्द केवल उसको ही समझ में आता है, पेरेंट्स को समझ में आता है जिसने पैसे दिए, है ना। जब आदमी कंटिन्यूसली बार बार फेल होता है तब समझ में आता है। ये कहाँ चले गए, राजेंद्र भाई को बुलाना एक बारी। बनाए थे, एक मिनट अब देखते हैं। राजेंद्र भाई वो मिस हो गई, वो स्लाइड ओपन कर दो इसको, पीडीएफ ही गायब हो गई। थैंक यू। कहाँ पहुंचे थे अपन? बारह पेज, हाँ ठीक। जल संसाधन। अब आपके पास अब याद रहेगा कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो तुरंत याद आ जाएगा भैया, वर्षा, सतही जल, नदियों का जल, नहर, भूजल और कृत्रिम संसाधन। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो अब इससे आपको एलोबरेट करने में, इसको लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। क्यों? आपको पॉइंट्स मिल गए, आप में अब पॉइंट्स मिल जाने के बाद आप में स्किल डेवलप हो जाती है। संबंधित समस्या कौन कौन सी, जैसे पूछ लिया जाए कि भैया कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन की कौन कौन सी समस्या है, तो ये समस्या, ठीक। फिर सुविधा के संसाधन कौन सकते हैं, तो भाई तालाब, कुएं, नहर और नलकूप। परसेंटेज लिख दो भाई, इसके कहाँ कहाँ कौन कौन से परसेंटेज है। क्लियर है। और इस तरीके से चीजें आपको इतने से छोटे से सेगमेंट में ये पूरा का पूरा 7 मार्कर का पैटर्न तैयार हो गया। क्लियर है संजय? ठीक। नलकूप क्या है, सर्वाधिक कहाँ, उत्तरी क्षेत्र में। फिर कृत्रिम प्रणाली है, नलकूप से भौम जल की कमी होती है, ये परसेंटेज भी लिख दिया, भिंड, मुरैना, दतिया, ये क्षेत्र लिख दिया। ठीक। अब क्या है, 10 लाख कुओं की योजना से कुओं से सिंचाई में 47% की वृद्धि हुई। ये क्या है, वैल्यू एडिशन वाले कंटेंट है। ये आपको धीरे धीरे करते करते आपके जब आंसर लिखोगे ना, तो ये तो यहाँ काम आएगा ही आएगा ज्योग्राफी में, मगर इसी तरीके का कोई टॉपिक आपके पास आता था किसमें, निबंध में, तब भी आप बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर पाएंगे। फिर आती है कौन सा, अब जैसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो भौम जल स्तर की कमी हो जाती है ना। फिर नदियों का मौसम पर निर्भरता है, भैया बारिश होगी तभी तो नदियों में पानी आएगा, नहीं तो अभी सूखी डली हुई थी कुछ महीनों पहले। फिर नलकूपों का प्रयोग सबसे ज्यादा सब मालवा में किया जा रहा है, इंदौर देख ही रहे हो, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आसपास बोरिंग मशीन खड़ी रहती है। फिर ये समझ, अब समस्या तो है, अब इसका समाधान क्या है, तो सब्सिडी युक्त सिंचाई, है ना। अब सब्सिडी क्या है, वो कुसुम योजना के तहत अब सोलर पंप दे रहे हैं गवर्नमेंट, सोलर पंप, ठीक, जिसमें अब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोलर के थ्रू होगा। ठीक। वर्षा जल का संचयन, नहरों का विकास, तालाबों का निर्माण, नदी जोड़ो परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ये सब लिख के आप अपना आंसर आगे बढ़ा दो। ठीक। प्रमुख नहर कौन कौन सकती है, तो ये बहुत हो सकती है। फिर नहर विकास की समस्या, ये लिख दिया आपने। ठीक। ये देखो, अब क्वेश्चन आता है कि नदी जोड़ो या नदी घाटी परियोजना के लाभ, आता है 7 मार्कर में या 10 मार्कर में आएगा। नदी नदी जोड़ो या नदी घाटी परियोजना, और मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी, भारत की पहली कौन सी है, भारत की ये, हाँ हाँ, नदी जोड़ो। हाँ। देखो देखो देखो, अच्छा चलो इधर 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 इस पे देखो, इस पे मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। ये देखना आपको क्या है इस परियोजना के लाभ, तो भैया सिंचाई की सुविधा, सिंचाई होगी, इरिगेशन होगा। जैसे अभी मोहन पूरा डैम सुना होगा, है ना, ये राजगढ़ वाला, है ना, ये राजगढ़ के एरिया वाले जानते होंगे। अब देखना मोहनपुरा को इमेजिनेशन करना और फट से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंचाई की सुविधा होने लगी, पेयजल की टेंशन खत्म, विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा, ये बात तो सही है, मगर जल पर्यटन है, लोग अब घूमने फिरने आने लग गए हैं, है ना। फिर मत्स्य उद्योग, फिर जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और भूमजल, वहां का वाटर लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया है ना। चेक डैम्स लगाए गए, छोटे छोटे डैम्स लगाए हुए हैं, जिसके से वाटर लेवल अचानक धीरे धीरे उठने लगा। लोग जो प्यासे के लिए मर रहे थे, अब 24/7 पानी मिल रहा है, सही बात है। ठीक। अब इसमें ये भी समस्या आती है, इस परियोजना से विस्थापन की भी समस्या, ये चैलेंजेस है,
ये चुनौती आप लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है गाइस? ये सब देख लो। फिर नर्मदा घाटी परियोजना, ये सब छोटे छोटे लिख के आपसे कभी नर्मदा घाटी परियोजना 2 मार्कर 3 मार्कर 2 मार्कर में पूछ लिया जाए तो आपको बताइए कि 29 सबसे बड़े बांध है, 135 मध्य, 3000 छोटे बांध है। इसमें कौन कौन सी परियोजना है? इंदिरा सागर है, महेश्वर और ओंकारेश्वर। ठीक, सरदार सरोवर 4 राज्यों का समअप होगा इसमें, 1460, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक, फिर नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में आता है क्वेश्चन, हमको बस ऐसे ही लिखना है और काम चला देना है। क्लियर है गाइस? पल्ले पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है तो भी बताओ। फिर केन बेतवा लिंक परियोजना, कौन कौन राज्य हैं इसमें शामिल? मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान, यूपी। वेरी गुड, है ना? जल नीति 2002 की प्रीलिम्स का भी फैक्ट हो गया है। 2005 में ये इसका श्री गणेश हुआ। अभी भारत सरकार द्वारा 45,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं इसके लिए, है ना? सौरभ, नहीं समझ में आ रहा क्या? आंखें कैसी चिमचिम हो रही तुम्हारी? दिख नहीं रहा? रिफ्लेक्ट हो, बड़ा कर देते हैं, ये अब दिख रहा होगा। अब इससे क्या होगा? 72 मेगावाट बिजली परियोजना। ठीक, कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं है, बस इतना लिख दिया गया और ये लिख लिख के चीजें आपकी तैयार। अमृत क्रांति से प्रारंभ हुआ, ये सब आप लिखोगे। अब अच्छा है, इस परियोजना के फायदे तो बहुत सारे हुए, मगर इसकी कौन कौन सी चुनौती आएंगी ये भी लिख दिया भैया कि पन्ना टाइगर रिजर्व की वन भूमि इसमें कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी, और जिससे फिर हमारे जो जीव जंतु वो कहाँ रहेंगे। फिर जैव विविधता का ह्रास, जलभरण की, है ना? बैक वाटर होता है ना, बैक वाटर रुकेगा, आप कहाँ रुकेगा? फिर लोग निपटेंगे इसमें। ठीक, रीवा सतना तरफ के जो लोग होंगे तो उनको बाणा सागर परियोजना के बारे में पता होगा। रीवा सतना का है कोई? है ना? बाणा सागर परियोजना का वो जो बैक वाटर है, करते करते कहां तक पहुंच गया वो, है ना? फिर ये खाद्य प्रसंस्करण का, फूड प्रोसेसिंग है आपके पास, है सिलेबस का पार्ट है। फूड प्रोसेसिंग, किसी ने पूछा आपका फूड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, क्वेश्चन होना चाहिए। तुरंत लिखना है खाद्य पदार्थों का उन्नतीकरण, यानी खाद खाने वाले जो पदार्थ हैं उसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या कर सकें? प्रिजर्व करना है, रोक के रखना है कि निपट ना जाए। बात समझ रहे हैं? जैसे दूध है, रात भर में फट जाता है, मगर हमने उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया तो लॉन्ग टाइम के लिए वो चल जाता है ना? और इसी की शुरुआत हुई पाश्चुरीकरण से। पाश्चुरीकरण यानी 65 डिग्री टेम्परेचर पे दूध को गर्म करेंगे और सडनली उसको ठंडा कर देंगे। ठीक, तो फिर दूध जल्दी फटता नहीं है। फिर उसको फिर आप रेफ्रिजरेटर में रख के मेंटेन करो। जितने आप दूध वाले जो मिल्क पार्लर वाले हैं वो देखना 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन तक दूध मेंटेन रखते हैं इसी फिलॉसफी से। ठीक, क्या है? ऐसे उद्योग जो कच्चे उत्पाद को खाद्य पदार्थ में या खाद्य पदार्थों को किसी अच्छे उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे टमाटर, टमाटर तो 2-3 दिन फिर उसका केचप बना दिया, है ना? जो गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल में रहते हैं होंगे आपको तो सुबह सुबह सैंडविच में आपको लाल कलर का एक लिक्विड मिलता होगा, है ना? तरल पदार्थ, पूरा बहता हुआ नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, है ना? उसको थोड़ा सा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और चीजें बेच दी। अभी क्या करती है कंपनियां? जो किसान है उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, और किसान से कोलैबोरेशन करने के बाद जो 20 रुपए 30 रुपए जो टमाटर मार्केट में मिलते हैं उनसे बोलते हैं कि काम करिए 20 में नहीं 15 में दीजिए, मगर हम साल भर अगर कभी 1 रुपए भी हुआ तो भी हम 15 में ही लेंगे, 15 रुपए पर केजी के हिसाब से आप हमें दीजिए। ये लोग कंपनियां क्या करती हैं? 15 रुपए के हिसाब से खरीदती हैं, उसको बढ़िया प्रोसेस करते हैं और अपना बड़ा ब्रांड यूज करके धूमधाम। किसान नाम सुना होगा आप, है ना? किसान केचप। फिर नेस्ले ने भी चालू किया मैगी वाला, उसका ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है ना? बस उन्होंने चीजें यूज की और दिमाग का यूज किया, और यही है फूड प्रोसेसिंग। फिर आजकल दूध से बनी हुई कितनी चीजें हैं, पनीर है, चीज है ना? छोटे छोटे अमूल के बटर वो है, फिर आइसक्रीम है, बहुत सारी चीजें। फिर क्या है? अब आपको फैक्ट में कहता हूँ कि फैक्ट की बाढ़ कैसे लानी है आपको। फूड प्रोसेसिंग में केवल गाना नहीं गाना आपको, फूड प्रोसेसिंग ये नहीं बोलना है आपको, बताना है कि रोजगार प्रदाता कितना है। 13 मिलियन लोगों को डायरेक्टली रोजगार दे रहा है, और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से 1 मिलियन में कितने लोग? 10 लाख, बहुत बढ़िया। फिर अप्रत्यक्ष रूप से 35 मिलियन लोगों को ये रोजगार प्रदान कर रहा है। डायरेक्टली तो 13 मिलियन, इनडायरेक्टली 35। फिर 5वां सबसे बड़ा उद्योग है भारत का, ये भी आपको मेंशन करना है। फिर खाद्य पदार्थ का योगदान 32%, ये सब आपको ने लिख दिया। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, इससे लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, और स्वाद में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, मूल वृद्धि, जितना आपके पास दिमाग है सब इसमें पुटअप कर दो।
क्लियर है गाइस? फिर खाद्य प्रसंस्करण, ये अगर आपको कीवर्ड्स में जानना है तो ये विनिर्माण है और मूल्यवर्धन हो जाता है, इससे चीजों के रेट बढ़ भी जाते हैं, है ना। आप उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। क्या करते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, अदरक या लहसुन, क्या करें, लहसुन ऐसे तो भंडारा में मिलती, लोग उसको पेस्ट बना लिया, पेस्ट बनाने के बाद उसको बढ़िया केचप उसमें, वो समझ गए ना, उसको पैक छोटे छोटे पाउच में पैक कर दिया, है ना, और उसको धूमधाम से 80 रुपए 89 रुपए में बेच दिया है। 1 किलो का प्राइस है 120 रुपए, 300 रुपए, उसको मस्त 100 ग्राम में छोटे छोटे पैकेट में कर दिया, इससे रेट भी बढ़ गया, है ना, किसानों को एक लिमिटेड आय भी मिल गई, कंपनियों का भी हो गया, और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो गया, है ना। ये लोग दिमाग लगा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? काय हरीश, पल्ले पड़ रहा है? फिर देखो इसका महत्व क्या है, क्या क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। मुस्कुरा रहे हो मंद मंद, क्या बात है नीतीश? देखो महिला सशक्तिकरण, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने रूरल स्तर पर, मतलब ग्रामीण स्तर पर ही लोगों को रोजगार का सृजन हो सकता है, और महिलाओं की जो बेसिक इनकम है वो जनरेट हो सकती है। फिर है फसलों का विविधीकरण में वृद्धि, कि भैया केवल आप ढर्रे वाली ही फसल नहीं करनी है, आपको अलग अलग प्रकार की, भैया जो भी अलसी है, अलसी भी देखो आजकल लोग बड़े चाव से खाते हैं, एक जमाने में अलसी को लोग नहीं लेते थे, मगर आप सुनने में आया कि भैया थोड़ा सा उसको रोस्ट कर दिया, छोटे छोटे पैकेट में कर दिया गया, और आप क्या है, बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अलसी खाने से ब्लड का जो है ना शुद्ध होता है, और जो मोटाई होती है, कोलेस्ट्रॉल की जिस समस्या होती है उसको थिन कर देता है, सही बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग खाते होंगे, आप लोग भी कभी कभी खा लेते होंगे, रोस्टेड वाला अलसी खाते हैं। अब नजरिया चेंज हो गया लोगों का, नहीं तो अलसी ऐसी डली डली फ्री रहती तो कोई उसकी वैल्यू नहीं थी, सही, कोई पूछता नहीं था ना, मगर जैसे डॉक्टरों ने बोला कि नहीं भैया जो आपके पास है है ना, तो ये है इसका फायदा। अब क्या किया, उसी अलसी को थोड़ा सा रोस्ट किया, थोड़ा सा काला नमक डाला, पैकेट में पैक किया और भेज दिया। जो अलसी 100 रुपए या किलो होगी, वो इतने से पैकेट में 100 रुपए में बेच रहे हैं लोग। दिमाग, फूड प्रोसेसिंग आगे बढ़ गए, ठीक है गाइस। फिर पोषण स्तर में वृद्धि हो जा रही है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक, खाद्यान्न सुरक्षा हो जाती है, ये सब जितनी है, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास, प्रवर्जन, प्रवर्जन कैसा है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह लोगों को माइग्रेशन बंद हो गया, ये प्रमुख क्षेत्र हो गया। अब इसकी क्या क्या होप हो सकती है, संभावनाएं, भैया विश्व में अग्रणी पोजीशन पर पहुंच सकता है, एकदम लीडिंग पोजीशन पे भारत आ सकता है ना। फूड पैकेट की मांग भी, हम लोग आजकल खुलने में चीज नहीं खरीदते, क्या कहते हैं भैया पैकेट वाला है क्या, चावल भी आजकल, अरे आटा, आटा भी स्थिति हो गई कि हम लोग आज, अब हमारी मम्मी कह रही, हमारी मम्मी कहती है कि भैया अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आगे हम गेहूं मंगाएंगे, फिर उसके बाद धोएंगे, फिर उसमें वो क्या रखेंगे, सल्फास रखते हैं, सल्फास रखते हैं या सुई रखते हैं लोग, फिर उसके बाद सिरिंज रखते हैं, है ना, फिर उसके बाद सुखाने जाओ, फिर साथ में अपने बेटे को बोल के लाओ चलो, होता है सबकी माँ अपने छत पे ले जाती है और मजदूर बना के अपने बेटे को, चलो, फिर वो जाएगा, फिर साइकिल के पीछे कैरियर में डंडा में रख के जाएगा पिसवाने के लिए, है ना, सही बात है। फिर वापस आएगा, मम्मी को कहते हैं मम्मी, इस बीच में रिश्वत भी ले लेता लड़का कि मम्मी हम जा रहे हैं, 100 रुपया दो, 50 का आटा और 50 का हमारी जेब खर्चा, है ना, और फिर मम्मी वहां गरियाती भी कि ये आटा से ज्यादा तो इसकी धुलाई हमें महंगी पड़ रही है, सही बात है। ये जिन्होंने ये पिसवाया होगा उन्हें पता होगा, ठीक। सौरभ, सौरभ दांत दिखा रहे हैं, सौरभ को रिलेट हो रहा है, सौरभ के लिए, ठीक। स्थान का निर्धारण, ये छोटी छोटी चीजें। अब फूड प्रोसेसिंग कहाँ होगी, जहां चीजें नियरेस्ट होंगी, इसलिए देखिए खंडवा खरगोन में इस या ये मालवा वाले रीजन में फूड प्रोसेसिंग ज्यादा है, पता क्यों, यहाँ की मालवा की जमीन बहुत उपजाऊ है, और ये सब चीजें यहाँ मिल जाती फटाफट, और यहीं के पूरे, हाँ बिल्कुल, हाँ समुद्री, क्योंकि अब समुद्री क्या है, यानी कि नहवा सेवा बंदरगाह जो है सबसे पास में है, क्योंकि बस अब मुंबई लगा ही तो है यहाँ से, है ना। अब जैसे दिल्ली के कंपैरिजन में हमको महाराष्ट्र पास पड़ेगा ना, अगली बॉर्डर जो होगी वो कौन सी होगी, अलीराजपुर के बाद महाराष्ट्र की होगी, ठीक। और इतनी बढ़िया पोजीशन है कि इधर चले जाओ तो गुजरात, इधर चले जाओ तो महाराष्ट्र, ठीक। तो ये सब चीजें आपने लिख दी, हम पहुंचाते राजस्थान, रुको रुको रुको, राजगढ़ जाओगे उसके बाद राजस्थान मिल जाएगा आपको, पूर्ववर्ती, अर्ध अग्रवर्ती, ये लिखी हुई है आपके साइड, मिलेगा आपको। सप्लाई चैन मैनेजमेंट होगा, मांग पूर्ति का जो पूरी श्रृंखला होती है, कैसी डिमांड होती है और कैसी सप्लाई होती है, ऐसे लिखा जाता है। देखो आगे बुवाई करोगे, फिर कटाई करोगे, फिर उसको ट्रैक्टर में बैठा के ले जाओगे, सही बात है, फिर उसको उद्योग करता, फिर उसका वो क्या करेगा, उद्योग वाला उसको अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर देगा और बाद में मार्केटिंग करके बेच देगा।
इतने में बन गया काम। और यही ऐसे अपन को इतना करना है। अब मुझे बस एक इतना कोई बता देगा, अपन पूरा का पूरा पन्ने भर देंगे। क्लियर है? यही होगा। किसान क्या करेगा, बुआई कर देगा, फिर कटाई करेगा। अब या तो दो टाइप के होगा, या मशीन से या मानव। मानव से पहले मानव से होती थी, मगर मानव के पास क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई और टाइम टू टाइम पैसा आ गया, तो अब मानव ने करना बंद कर दिया, क्योंकि मस्त पिक्चर चलाता है बढ़िया बैठे बैठे। अब हाँ, और ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, तो अब मशीनों से होती है, इसीलिए हार्वेस्टर का यूज होता है। सही है गाइस? फिर उसके बाद ढुलाई करने के लिए ट्रैक्टर से ले जाते हैं। ट्रैक्टर होता है कि ट्रैक्टर होता है? ट्रैक्टर होता है। बुंदेलखंडी लोग ट्रैक्टर बोलते हैं उसको। सही बात है, ये देख लो। ठीक। फिर उसको अलग अलग किसान अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे दे देते हैं। और जैसे कि गेहूं, गेहूं बेच दिया किसी होलसेलर को, अब होलसेलर ने उसको कम दाम पे खरीदा और बढ़िया उसने आटे मिल के पास भेज दिया, आटा बनाया। जो गेहूं 22 रुपये में खरीदा, आटा बेच रहा है वो धूमधाम से 40 रुपए किलो। सही बात है? सिल्वर कॉइन नाम सुना होगा, यहाँ वाले तो जानते ही, वो सिल्वर कॉइन आटा है, आशीर्वाद आटा है, वो सब बस यही है, आशीर्वाद आटा दे शुद्धता का वादा, दे दिया शुद्ध करके उसने 22 रुपया किलो वाला मटेरियल। सही है? सीहोर का जो सरवती चावल की गेहूं, गेहूं है यार, सरबती गेहूं, जीआई टैग मिल रखा है जिसको, ये क्या कर रहा है, बस उसका सरबती का नाम लगाया और आशीर्वाद की बढ़िया पैकेजिंग की मोटी पन्नी के साथ बेच दिया। क्लियर है गाइस? और यही तरीका है, ऐसे ही नोट्स आप बनाएंगे। फिर चुनौती क्या क्या है? चुनौती भी लिख सकते हैं भाई। कॉन्ट्रैक्ट संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस, है ना, निजी निवेश का अभाव है, ये कुशल मानव संसाधन नहीं, सब बैठे हैं, है ना, हमको स्किल्ड नहीं है, हमारे पास 3% ही, 3% क्या 1.5 से 2% ही हमारे पास स्किल्ड मैन फोर्स है भारत जैसे देश में, नहीं तो है ही नहीं लोग। जापान में 92% है, सरकारी के प्रयास है, और जितना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, अब अपने पास एक खाली पन्ना लास्ट में उस टॉपिक के लास्ट में बचा लो, किसके लिए? गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयास। भैया एफडीआई 100% कर दिया, खाद्य प्रसंस्करण मिशन है, मेगा फूड पार्क है ना, नाबार्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज है, पीएम किसान संपदा योजना, एग्री एक्सपोर्ट यू जोन 2012, और ये सब कुछ लिख दिया आपने। ठीक। हर पन्ने के लास्ट में जब भी टॉपिक कंप्लीट हो तो इसमें शासन के प्रयास, मध्य प्रदेश शासन का भी हो तो उसका भी एग्जाम्पल लिख दो। इससे लिख दोगे तो आपकी कॉपी एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगी कि भैया आ जाओ, जब भी कोई टॉपिक है न्यूज़पेपर में पढ़ा आपने, इसमें पुटअप कर दिया, आपका आंसर शानदार हो जाएंगे। ये भी लिख लो, किसान रेल, किसान ड्रोन, है ना, जिसमें आजकल महिलाएं ही, समझ गए होंगे। एमपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन कौन सा? अवंती और इंडस और रुचि। रुचि का नाम सुना आपने? नहीं, अब ध्यान ही नहीं दिया होगा ना, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इंटरेक्ट हो गए। हाँ, रुचि ये हाँ, नहीं ये तो इधर वाला ही एरिया है पूरा अपना, पीतमपुर वाला। ठीक। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक, ये है जनजाति वाला सेगमेंट, उत्तरवर्ती मिलेगा आपको अभी। ठीक। जनजातियों को ऐसे बांटा जाता है, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्र, है ना, ये जितनी जितनी जनजाति है इसको ऐसा मेंशन कर दो और जनजातियों की विशेषता लिख दो। क्लियर है गाइस? फिर देखो ये, इसको तो मैंने इसको A4 साइज को ऐसा घुमा दिया, और जितनी जनजातियां थी आप देखने की स्थिति में होंगे, भील, गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, सहरिया। पैटर्न देखना, उप जनजाति पूरी। ठीक। भौगोलिक क्षेत्र एक तरफ। ठीक। सांस्कृतिक एक ही पन्ने में, फिर सामाजिक, आर्थिक और लास्ट की विशेष एक ही पन्ने में, ऑल डन। ऐसे ही हमको करना है? अब जनजातियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं? भैया गरीबी है, बेरोजगारी भी है, फिर साहूकारी का शोषण, क्योंकि लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा देने के लिए बस साहूकारों के पास जाते हैं कि भैया उधारी दे दो, और फिर ये उधार कभी चुका नहीं पाते वो लोग। फिर रूढ़िवादिता की, नहीं भाई जहाँ जहाँ ठीक है हम जैसे हैं बढ़िया है, हम नहीं जाएंगे शहर। सही बात है। और एक कंफर्ट जोन की वजह से वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। नींद आ रही तुम्हें? पानी लो, पानी ले लो, पी लो पी लो पी लो, आ जाओ आ जाओ, पी लो पी लो। फिर निदान, अभी धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे दोस्त, अभी आप नए हो, मगर आप धीरे धीरे जब आप क्लासेस कंटिन्यू करोगे तब समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। फिर प्रमुख जनजातीय संस्थान कौन कौन से, सब लिख दो।
फिर देखो, ये चलो आपके अभी काम के नहीं है, अभी मिलेगा भी नहीं आपको ये। अब मैं एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक पन्ने में कैसे पूरे 30 पन्ने को कैसे कन्वर्ट, देखो नोट्स ऐसे भी बनते हैं साफ सुथरे। मैं राइटिंग राइटिंग क्यों बोलते रहता हूँ, देखने में मजा आ रहा है ना? लग रहा है ना कि धड़ाधड़ पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, लग रहा है बस देते चलो नंबर, आगे बढ़ते चलो। ठीक, डायग्राम भी है ना। अब ये जैसे आ जाता है कौन सा, वर्षा का वितरण, तो मध्य सॉरी भारत का मैप देख रहे हो, और हाथ से ही बना हुआ, कोई ऐसा नहीं कि उससे सांचे से बनाया है, बनाया जा सकता है। ठीक, फिर ये भौतिक भूगोल अब आपको मिल जाएगा। फिर हिमालय का नाम सुना, हिमालय, हिमालय का महत्व ऐसे से बांट दो। ठीक सौरभ, अब दो भागों में बांटो, पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय, और ऐसे करके लिख दो। ठीक, हिमालय का अगर सॉरी उत्तर भारत का विशाल मैदान आएगा, 3-4 भागों में बटेगा, भावर, तराई, बांगर और खादर, और ये ऐसे लिखो। अभी ज्योग्राफी क्लास आपकी चालू होगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, उत्तर भारत का मैदान में ये सब चीजें बांटोगे। भारत का अपवाह तंत्र 2 भागों में, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां, और बस इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें ये शब्द लिखोगे और तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कैसे। प्रायद्वीप भारत की नदियां ऋतुनिष्ठ, इट मीन्स मौसमी है, जैसी बारिश होगी ऋतुओं पे डिपेंडेंट होगी, है ना। और ये छोटी होगी, छोटी मतलब छोटी साइज में नहीं, छोटी नहीं लंबाई में छोटी होगी। ठीक, उथली सीधा मार्ग है, ऐसा आड़ी टेढ़ी नहीं भाग रही हूं, मगर हिमालय की नदियां सांप जैसी भागती है, विशर्पाकार, सही बात है। ऐसे ही बांटना है अपन को। आपदा प्रबंधन है हाँ, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 का है, ये परिभाषा है। आईपीसीसी के अनुसार ये परिभाषा लिख दोगे आप। ये सब चीजें 3 भागों में बांटोगे। सॉरी, प्राकृतिक आपदा चक्रवात के रूप में हो सकता है, सूखा, बाढ़, गर्म स्थल और शीत मरुस्थल। ठीक है गाइस, आपदा प्रकार ये देख लो सकते हैं, जल, भूगर्भी, जैविक, और ये सब बांट दो। अब आपदा प्रबंधन क्या होता है, तो आपदा प्रबंधन में ये पूरा सेगमेंट है, निवारण, योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, बचाव, पुनर्वास और ये सब चीजें। ठीक, अब जब भी आपदा आती है तो केवल आपदा के 3 टाइम सेगमेंट में बांटोगे। आपदा के पहले भी कोई लोग तैयारी करते हैं, और आपदा के समय, और आपदा के बाद होता है। इमेजिन करो कि बाढ़ आ गई आपके क्षेत्र में, गांव में, तो मगर बार बार बाढ़ हर साल आती है, तो क्या करता है जिला प्रशासन, पहले से ही तैयारी कर लेता है, सही बात है। तो ये आपदा पूर्व हो गई। फिर अचानक तैयारी तो कर ली, उसके बावजूद भी बड़े ब्लेंडर हो रहे हैं, तो आपदा के समय। और फिर जब पानी का बहाव आया, बह के चला गया, अब गाद रह गई और ये बहुत सारी दिक्कत हो गई, तो आपदा के उपरांत। यही 3 सेगमेंट में बांटना है ना। आपदा के पूर्व लोगों को जागरूकता फैलाना है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करने की, भाई हमारे पास ना होना चाहिए, छोटी छोटी सेगमेंट होना चाहिए, है ना। ये वॉकी टॉकी होना चाहिए। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का इट मीन्स कि अगर सच में बारिश हो गई तो क्या करेंगे, तो मॉक ड्रिल पहले से प्रैक्टिस, इसको यही कह सकते हैं मॉक टेस्ट। जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही मॉक ड्रिल होती है। ठीक, जैसे अभी होटल मैरियट में और होटल सायाजी में भी एनएसजी की मॉक ड्रिल हुई। एनएसजी की हो सकता है इंदौर में कभी आतंकवादी हमला हो गया और बड़े बड़े होटलों में अटैक करते हैं ये लोग, तो कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो फिर आए थे, हेलीकॉप्टर से उतरे, और फिर वो पूरी जो कांच की गिलास ऐसे उतरते हुए प्रैक्टिस की उन्होंने, कि अगर खुदा ना खास्ते, जैसे मुंबई में हुआ था होटल ताज में, वेरी गुड, होटल ताज में हुआ था, तो वो गलती अगर दोबारा होती तो हमारे तरफ से गलती ना हो, वो अगर वो लोग करते भी है आतंकवादी की तरफ से ये दुर्घटना होती, तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, यही चीजें हैं। फिर ये फ्रेमवर्क है, 3 चीजें हैं, पीएम, सीएम और डीएम। बस इतना जो वो समझ जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में घुस जाएगी बात। पीएम होगा इधर, राज्य में होगा सीएम, और जिले में का होगा डीएम, दैट्स इट, है ना। बाकी ऑटोमेटिकली आप चीजें डील कर लो। क्या सौरभ दांत दिखा रहे हो बार बार। जल प्रबंधन किससे कहते हैं, ये प्रतिशत देख लो और ये देख लो, ये है फिगर काम की। और जल संरक्षण का उपाय क्या क्या हो सकता है। ठीक, एक एक पन्ने में अगर ऐसे नोट डाउन कर लिया आपने, आने वाले टाइम में आप बढ़िया पोजीशन पे होगे मार्केट के। वाटरशेड प्रोग्राम क्या है। ठीक, चलो अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब आपके पास पेयजल से संबंधित टॉपिक आ गया, आ गया।
आते मिलेगा ही मिलेगा आपको पेयजल का। अब आपके पास 8 से 9 पढ़ने का मटेरियल बता दी कि भाई पेयजल किसे कहते हैं, जे क्या है, वो क्या है। हमको कह रहे हैं कि सर हमें तो रात भर में पढ़ के जाना है, सिनॉप्स है क्या आपके पास, या हम सिनॉप्स बनाना सिखाइए। एक पन्ने में ऐसे ही होता है। देखिए देवियों सज्जनों, पेयजल है, सबसे पहले बता दो भैया आपूर्ति कैसे, वर्षा जल है ये दैट्स इट। फिर जल अशुद्धि के मानवीकरण स्रोत, इसी में इतना केवल कीवर्ड्स में लिखना है आपको। फिर गुणवत्ता प्रबंधन, भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये अब आपको कोर्स में मिलेगा तब समझ में आएगा धीरे धीरे। फिर जो भी प्रमुख तत्व है एसडीजी 6 से जोड़ो इसको, समझ में आ रहा होगा नीतीश तुमको, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है ना, स्वच्छ जल। फिर जनसंख्या का 71%, 144 मिलियन लोग सतही जल, ये जो हमारा सरफेस वाला वाटर है उस पर डिपेंडेंट है। ये जितना चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसको अगर आपने आंसर के लास्ट में लिख दिया तो आप समझो कि 7 नंबर में आपको धूमधाम से 5.5 नंबर के साथ आपका आंसर कवर हो जाएगा। और 5.5 का नंबर अगर एवरेज ही मिल गए तो आप डिप्टी कलेक्टर से कोई भी नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। ठीक, सरकारी योजना लिख दो। अब 30 पन्ने का मटेरियल एक पन्ने में, और यही है इसकी खासियत। यही हाल जल प्रबंधन है, नाम सुना है। जल प्रबंधन किसे कहते हैं, जल प्रबंधन की विधि बता दी, जल संरक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है, इसकी बैठे बैठे जमाई ले रहे हैं हे भगवान। फिर कार्यक्रम और इसकी चुनौतियां। सही है, एक पन्ने में कवर हुआ। और यही हमको अपने अपने छोटे छोटे सिनॉप्स तैयार करने हैं। बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं आप, रो मत। प्राकृतिक एवं मानव आपदा, तो आपदा किसे कहते हैं, आपदा के प्रकार क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक होगी और मानव जनित होगी, 2 प्रकार से ही हो सकती। फिर आपदा प्रबंधन, आपदा के न्यूनीकरण, इसको कम कैसे, न्यूनीकरण मतलब कैसे इसको कम किया जा सकता है। फिर आपदा प्रबंधन है प्रतिरूप और ये संरचना, दैट्स इट। और यही जब और भी बड़े फॉर्म में हो तो इसको कॉपी को ऐसे घुमा लो। और सामुदायिक योजनाएं क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके मानचित्रण क्या है, इसको ऐसे बांट दो। क्लियर है गाइस, ऐसे ही ये लिखना आपको। ये जब आप ऐसे लिखते चलोगे, जीपीएस किसे नाम है, और जीपीएस मिलेगा आपको, है ना, क्या है इसके भाग, क्या है इसका उपयोग, क्या है, और ये सब बता के आपको विदाई ले लेनी। 40 पन्ने का सेगमेंट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो दोबारा आप ये पीडीएफ आपको मिलेगी, स्क्रॉल करना और समझना कि क्या हम इस पीडीएफ से नया सीख सकते हैं। और याद रखना कि ये दृष्टिकोण आपको सीखने वाला रखना पड़ेगा। आपको लगेगा मुझे पता है, अरे आई एम द ग्रेट, तब फिर कोई बात नहीं, है ना, चॉइस योर्स कि आपको क्या सीखना अच्छा लगता है। ठीक, तो ये आज आप इसको पीडीएफ आपको ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, इसको जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल सर ठीक हो जाएंगे फिर अपन करते हैं। ठीक है, जय हिंद।